हमने अब तक के व्याख्यान में उदारवाद के दो प्रकार बताए थे कि ऐतिहासिक रूप से उदारवाद एक लचीली विचारधारा रही है और समय और परिस्थिति के अनुसार इसने अपने आप को नए स्वरूप में ढाला है। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि उदारवाद दो चरणों से होकर गुजरा है और दोनों चरणों में उदारवाद की जो मूल मान्यता है उसमें थोड़ा अंतर आया है। जो पहला उदारवाद है उसे हम चिड़ सम्मत या क्लासिक उदारवाद कहते हैं और दूसरे उदारवाद को हम आधुनिक उदारवाद कहते हैं। क्लासिक उदारवाद वह उदारवाद है जो सामंतवाद से पूंजीवाद की तरफ जब विकास हो रहा था यूरोपियन समाज का, उस दौरान उदारवाद एक विचार के रूप में अस्तित्व में आया और साथ ही साथ 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिकीकरण अपने चरम पर पहुंचा तो उदारवाद यही परंपरागत या क्लासिक या चिड़ सम्मत उदारवाद अपने सबसे विकसित रूप में अस्तित्व में आया। जिसे हम क्लासिक उदारवाद कहते हैं उसका जन्म 19वीं शताब्दी में ही हुआ। तो वैसे इसकी जड़ें शुरुआत 16वीं शताब्दी से हो गई थी, इसका चरम 19वीं शताब्दी में जाकर चरम परिणति इसके सामने आई। जॉन लॉक को और इस उदारवाद का जनक या क्लासिकी उदारवाद का जन्म कहा जाता है। इसकी जन्मभूमि इंग्लैंड है और इंग्लैंड इसलिए कि इंग्लैंड ही वो देश था जहाँ पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांतियाँ एक साथ विकसित हुई। तो इस उदारवाद जिसे हम चिड़ सम्मत या क्लासिकी उदारवाद कहते हैं उसकी पहली जो विशेषता है वो ये है कि ये व्यक्तिवाद पर आधारित है। व्यक्तिवाद वो सिद्धांत है जो व्यक्ति को समस्त गतिविधियों की धुरी मानता है और सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संस्थाओं को व्यक्ति के हित साधन को प्रमुख मानता है। साथ ही साथ व्यक्ति को साध्य और सारी संस्थाओं को, जिसमें राज्य भी सम्मिलित है, उसे साधन मानता है। तो चिड़ सम्मत या परंपरागत उदारवाद व्यक्तिवाद पर आधारित है। दूसरा ये है, ये नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम स्वतंत्रता को उस रूप में परिभाषित करते हैं जिस रूप में स्वतंत्रता का मतलब है प्रतिबंधों का अभाव, यानी जितने कम प्रतिबंध होंगे व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र होगा। तो इस रूप में नकारात्मक जगह आगे चलकर हम स्वतंत्रता का शीर्षक से अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता का। तो स्वतंत्रता को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित, दो रूपों में विभाजित किया जाता है। एक सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी है नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में हम स्वतंत्रता को सामान्यतः प्रतिबंधों के अभाव, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका अर्थ ये है कि जितनी कम प्रतिबंध होंगे उतना ही व्यक्ति स्वतंत्र होगा। इसका रूप है कि व्यक्ति को कम से कम प्रतिबंधित होना चाहिए ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिले। तो इस तरह की जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसका समर्थन क्लासिक या चिड़ सम्मत उदारवाद करता है। और साथ ही साथ ये राज्य के कार्य क्षेत्र के बारे में ये मानता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई का इसलिए कि रक्षा और आंतरिक कानून व्यवस्था के संदर्भ में राज्य की ही आवश्यकता है, वरना राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो राज्य को ये एक आवश्यक बुराई, ये शब्द, ये जो टर्म कॉइन किया गया है ये टॉमस पेन द्वारा किया गया है, जो एक विचारक थे अमेरिकी, और ये मानते हैं कि राज्य एक आवश्यकता तो है लेकिन एक बुराई भी है क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है। तो इस संदर्भ में राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी राज्य इसलिए ज़रूरी है कि आंतरिक कानून व्यवस्था और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए हमें राज्य की, किसी भी मानवीय समाज को राज्य की आवश्यकता होगी, इसलिए राज्य एक आवश्यक बुराई है। जॉन लॉक भी इसी संदर्भ में कहते हैं कि राज्य की भूमिका एक नाइट वॉचमैन की तरह है, जो रात्रि पहरेदार की तरह है, जिसका काम व्यक्तियों की सुरक्षा करना ही है। इससे ज़्यादा उससे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए क्योंकि राज्य सुरक्षा और आंतरिक कानून व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई कार्य संपन्न करने के योग्य नहीं है। तीसरा है कि परंपरागत या क्लासिकी उदारवाद सिविल समाज पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, सिविल सोसाइटी को महत्व देते हैं और इसी रूप में ये मानते हैं कि राज्य की
गतिविधियों को कम से कम होना चाहिए और सिविल समाज को एक प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए राज्य की गतिविधियों को बढ़ने से और राज्य को निरंकुश होने से रोकने के लिए। तो अगर परंपरागत उदारवाद का में हम राज्य के कार्यक्षेत्र देखें तो परंपरागत उदारवाद ये मानता है कि राज्य की भूमिका सिर्फ आंतरिक कानून व्यवस्था और बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए ही है और मूल रूप से राज्य की भूमिका नकारात्मक है और राज्य को कोई सकारात्मक भूमिका जैसे जन कल्याण कार्य या लोक कल्याणकारी कार्य नहीं करने चाहिए, इससे बचना चाहिए। और राज्य का अस्तित्व है लेकिन एक बुराई के रूप में है, एक आवश्यक बुराई है कि आवश्यक तो है लेकिन साथ साथ एक बुराई है क्योंकि राज्य अपने शक्ति के कारण, अपनी बढ़ती हुई क्षमताओं के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाने लगता है। इसलिए राज्य के कार्यक्षेत्र को यथासंभव सीमित ही रखा जाना चाहिए। तो परंपरागत या क्लासिक उदारवाद का जन्म व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों से हुआ, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका था कि जो लोग जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को मनुष्य को मूल प्राकृतिक अधिकार के रूप में परिभाषित करते हैं और ये कहते हैं कि जन्म से ही मनुष्य को 3 अधिकार मिले हैं और राज्य का अस्तित्व इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही अस्तित्व में आया है। लेकिन आगे चल के उदारवाद ने इसमें परिवर्तन किया और वह एक नई अवधारणा आई उपयोगितावाद, जिसने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर बल दिया और प्राकृतिक अधिकारों की धारणा को नकार दिया। तो इस तरह परंपरागत उदारवाद प्राकृतिक अधिकारों से विकसित होता हुआ उपयोगितावाद तक पहुंचा। परंपरागत उदारवाद ने एक महत्वपूर्ण जो कदम उठाया, 2 बड़े विचारक हैं जो परंपरागत उदारवाद से जुड़े आर्थिक क्षेत्र में, वो हैं एडम स्मिथ और रिकार्डो। एडम स्मिथ ने किताब लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में लिखी गई, प्रकाशित हुई। उसने मर्केंटाइलिज्म, जिसका मतलब ये था कि उस ज़माने में जो व्यापारवाद विकसित हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाए, उसके उलट एडम स्मिथ ने आर्थिक क्षेत्र में इस बात का समर्थन किया कि राज्य आर्थिक क्षेत्र में कम से कम प्रतिबंध लगाए, व्यक्ति को बाजार के भरोसे ही छोड़ देना उपयुक्त होगा, ऐसा एडम स्मिथ का मानना था। एडम स्मिथ ये कहते हैं कि हर मनुष्य आर्थिक मानव। उन्होंने इकोनॉमिक मैन की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका मतलब ये था कि भौतिक रूप से व्यक्ति स्वकेंद्रित है और निरंतर अपने हितों में वृद्धि करना चाहता है और इसमें उसका आर्थिक हित प्रमुख है। एडम स्मिथ ये बात कहते हैं कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बाजार है राज्य के हस्तक्षेप से इतर वो स्वयं मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार ही संचालित होता है। हम जानते हैं जब मांग बढ़ती है तो कीमतें बढ़ जाती हैं और जब पूर्ति बढ़ती है तो कीमतें घट जाती हैं। तो बाजार मांग और पूर्ति के व्यापक सिद्धांत के आधार पर काम करता है। राज्य को बाजार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ बाजार को की अदृश्य शक्तियां बाजार में संतुलन स्थापित करती हैं। यही वजह है कि एडम स्मिथ ने लेजर फेयर या मुक्त व्यापार या स्वतंत्र निर्बाध व्यापार की अवधारणा का समर्थन किया, जिसका मतलब ये है राज्य को आर्थिक क्षेत्र में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मनुष्य को आर्थिक क्षेत्र में बाजार के भरोसे ही छोड़ देना चाहिए क्योंकि मांग और पूर्ति के नियम मनुष्य के गतिविधियों को निर्धारित करते हैं। तो इस संदर्भ में एडम स्मिथ भी क्लासिकी उदारवाद या परंपरागत उदारवाद के समर्थक माने जा सकते हैं, जिन्होंने राज्य को आर्थिक गतिविधियों से दूर रहने को कहा है और ये माना है कि सारी आर्थिक गतिविधियां बाजार पर ही निर्भर होती हैं और राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि बाजार में ही वे शक्तियां मौजूद हैं जो बाजार या मार्केट को नियंत्रित करती हैं और संतुलित रखती हैं। इस रूप में परंपरागत उदारवाद राज्य को कम से कम समर्थन करता है कि वह राज्य के आर्थिक क्षेत्र में अपना कोई सकारात्मक भूमिका निभाए। इस रूप में परंपरागत
उदारवाद या चिरसम्मत उदारवाद मुक्त व्यापार और स्वतंत्र निर्बाध व्यापार की अवधारणा पर आधारित है और मार्केट को सरकारी संरक्षण से मुक्त करने का समर्थन करता है। इस रूप में एक क्लासिकी उदारवाद का वर्णन था, जिसमें आगे चलकर एक परिवर्तन आया जब ये धीरे धीरे माना जाने लगा कि राज्य अगर व्यक्तियों को बाजार के भरोसे ही छोड़ देगा तो ऐसी स्थिति में विषमताएं बढ़ेंगी और विषमता बढ़ने से अंततः समाज विखंडन की तरफ जाएगा। आगे चल के उदारवाद के इस दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिसका अध्ययन हम करेंगे।